आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक खास टॉपिक जो अधिकांशतः परीक्षा में पूछा जाता है और लगभग चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे रेट एग्जाम हो, पटवार हो, कांस्टेबल हो, हाई कोर्ट लिपिक हो, RS हो, IAS हो या अन्य किसी भी प्रकार की PTT की परीक्षाओं से संबंधित कोई परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में पंचायती राज से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि 1-2 प्रश्न है या अधिक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि पंचायती राज एक विस्तृत विषय है जिसके बारे में जितना भी पढ़ा जाए कम है और टॉपिक भी इस प्रकार का है कि प्रारंभिक कक्षाओं में हम पढ़ना शुरू करते हैं और अधिकांश ऊपर की जो कक्षाएं हैं वहां तक ये टॉपिक है चलता रहता है। आज अपने इस पूरी वीडियो में सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से इस पंचायती राज की जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आप देखिए कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पंचायती राज की जो व्यवस्था है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। स्वतंत्रता के पश्चात जब अपन बात करें या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की बात करें तो उस समय हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उन्होंने कल्पना की थी ग्राम स्वराज की। आप लोगों ने सुना भी होगा ग्राम स्वराज, यानी कि गांवों का शासन है वो स्थानीय लोगों को सौंप दिया जाना चाहिए। एक स्थानीय सरकार हो जो गांवों की समस्या को भली भांति जानती है और वही इस प्रकार की समस्याओं को आसानी से दूर कर सकती है। इसी को ध्यान में रख कर और ये पंचायती राज की व्यवस्था की गई। हम उन प्रावधानों को भी पढ़ेंगे जो कि पंचायती राज में हमारे संविधान में उल्लेखित किया गया है। तो अपन इसको आप लोग याद रखें कि सबसे पहले जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने ग्राम स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान या स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं अपने कि उस समय महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी। आप इसको याद रखेंगे। इसी प्रकार से अपन एक इतिहासकार आते हैं अल्टेकर, नाम सुना होगा आप लोगों ने, या राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनकी किताबों में भी आपको मिल जाएगा। 12th की ये जो किताबें हैं, ये जो इतिहासकार अल्टेकर हैं उन्होंने भारतीय गांव में छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा दी थी। किसको संज्ञा दी थी? भारतीय गांव के जो छोटे छोटे गणराज्य हैं, गांव को उन्होंने छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा दी थी। किसने? अल्टेकर ने। अल्टेकर एक इतिहासकार हैं और उन्होंने जो भारतीय गांव हैं उन गांवों को क्या कहा है? छोटे छोटे गणराज्य, जो कि अनेक समूह में बटे हुए थे या अलग अलग छोटे छोटे रूप में उसमें विभाजित थे, बसे हुए थे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अल्टेकर ने क्या बताया है कि उन्होंने बताया है कि जो भारतीय गांव थे वे छोटे छोटे गणराज्यों के रूप में स्थापित थे। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसी प्रकार से अपन बात कर रहे थे महात्मा गांधी की, जिन्होंने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी। अब ये जो ग्राम स्वराज का कल्पना महात्मा गांधी ने की है, हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि हमें उसके बारे में कहां से जानकारी मिली थी कि ग्राम स्वराज की कल्पना महात्मा गांधी ने, या उसका उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? तो एक महात्मा गांधी की एक पुस्तक थी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, माई पिक्चर ऑफ ए फ्री इंडिया, और उसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था? ग्राम स्वराज की जो कल्पना है उसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। याद रखेंगे आप, ग्राम स्वराज की कल्पना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और ये जो ग्राम स्वराज की कल्पना का उल्लेख हमें किस पुस्तक में पढ़ने को या देखने को मिलता है? तो आप पुस्तक का नाम भी याद रखेंगे, कौन सा? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। इस पुस्तक का नाम, ज्यादा मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसको मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते रहे। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की कल्पना उन्होंने की है और उन्होंने माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया एक पुस्तक है जिसमें उसका उल्लेख उन्होंने किया था। अपन अब बात करेंगे कि जो ये पंचायती राज की जो व्यवस्था है, सबसे पहले अपन देखें कि जैसे कि मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, इनमें कहां पर ग्राम पंचायतों के बारे में बताया हुआ है। तो आप लोग देखें कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बताए गए हैं, उनमें एक पहले तो नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में आते हैं? भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है। और भाग 4 में कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 40 में क्या बताया है? ग्राम पंचायतों का गठन है, ग्राम पंचायतों का
गठन है। ये परीक्षा में काफी बार परीक्षा में दोनों ही प्रश्न पूछे हुए हैं। नीति निर्देशक सॉरी ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में मिलता है, तो भाग के बारे में पूछता है तो आप भाग 4 करके आए। और आपसे ये पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो आप अनुच्छेद 40 करके आएंगे। दोनों ही चीजें हैं कि इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, आप इन दोनों को अच्छे से देख लें। ठीक है, साथ में आप लोग देखें कि भारत में जो पंचायती राज की जो व्यवस्था है ये आज से नहीं है या स्वतंत्रता आंदोलन के बाद की बनी है, प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसमें सभा नाम की संस्था का उल्लेख किया गया था, जिसके बारे में आप लोगों ने, चूंकि आप अच्छी खूब सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें आपको भी नाम सभा का नाम आपको मिला होगा। ये सभा है, सभा समिति इस प्रकार की 2 समितियां थी, तो ये सभा है, ये उस समय की पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसको हमें इंगित करती है कि पंचायती राज की व्यवस्था है ऋग्वेद काल में किस रूप में हमें मिलती है, हमें सभा के नाम से मिलती है। जिस ठीक है, अब ये सभा नाम है, पहले तो ये इसको याद रखेंगे, सभा नाम ऋग्वेद काल की संस्था है ये, और पंचायती राज का इसमें उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार से अपन जब आप 10वीं क्लास की भी समाज विज्ञान पुस्तकें पढ़ रहे होंगे तो उनमें भी एक चोल साम्राज्य आता है, तो उस चोल साम्राज्य में भी क्या है, प्रशासन, चोल साम्राज्य का प्रशासन भी कैसा है, ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। तो आप बहुत सारे राजवंशों के बारे में देखेंगे, लेकिन एक अच्छी व्यवस्थित तरीके से जो पंचायती राज का जो उल्लेख है हमें चोल प्रशासन में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से और भी अपन देख सकते हैं कि प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बंटा हुआ था। किसको बोलते हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन चोल साम्राज्य की बात कर रहे हैं कि चोल साम्राज्य ने प्रशासन की दृष्टि से संपूर्ण चोल साम्राज्य को 6 भागों में, 6 प्रांतों में बांट रखा था, और इन 6 प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था, मंडलम। मंडलम, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये मंडलम जब भी नाम आता है आपको कहीं पर भी देखने को मिलता है, आप चोल साम्राज्य का नाम याद रखेंगे, चोल साम्राज्य। ठीक है, ये चोल साम्राज्य में कौन सी संस्था है, मंडलम। और ये मंडलम जो है ये उस समय के जो प्रांत हैं चोल साम्राज्य के, उनको 6 भागों में बांट रखा था और 6 प्रांतों में बांट रखा था, और इन प्रांतों को किस नाम से जानते थे, मंडलम के नाम से जानते थे। इसको आप लोग याद रखेंगे, मंडलम चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बंटा हुआ था। इसी प्रकार से अपन मौर्य काल की बात करते हैं। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप लोगों ने सुना है, जिसने मगध पर शासन स्थापित करता है। तो उस मौर्य काल में भी क्या था कि ग्राम सभा की व्यवस्था थी। मौर्य काल में भी ग्राम सभा होती थी, जिसका प्रमुख कौन होता था, ग्रामिक। ये ग्रामिक है, इसका संबंध किससे है, मौर्य काल से है। मौर्य काल में ग्राम सभा की व्यवस्था थी और जिसका प्रमुख है वो कौन था, ग्रामिक होता था। जब बात करते हैं भारत की तो अपने प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, तो भारत की प्रथम लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित स्वायत्त शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था या कहां हुआ था, इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया था। क्या प्रश्न पूछ रहा हूं, दोबारा सुने कि भारत की प्रथम लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब और कहां और किस रूप में हुआ था। 3 प्रकार के प्रश्न बन गए, जिनमें प्रारंभ के बारे में जब बात करते हैं तो आप लिखेंगे 29 सितंबर 1688 सितंबर 1688 में इस लोकतांत्रिक तरीके से, प्रथम लोकतांत्रिक तरीके से स्वायत्त शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। कहां किया गया था, भारत में किया गया था। और भारत में कहां किया गया था, मद्रास में किया गया था। और किस रूप में किया गया था, मद्रास नगर निगम के रूप में किया गया था। मद्रास नगर निगम के रूप में कब किया गया था, मद्रास नगर निगम के रूप में किया गया था। कब किया गया था, 29 सितंबर 1688 को किया गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। भारत के प्रथम लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित स्वायत्त शासन व्यवस्था का प्रारंभ 29 सितंबर 1688 को मद्रास नगर निगम के रूप में किया गया था।
या इसको आप लोग याद रखेंगे। उसी प्रकार से अपन इसको और आगे देखते हैं। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था वर्तमान की नई व्यवस्था नहीं है, प्राचीन काल से चली आ रही है, तो उसमें प्राचीन काल की जो व्यवस्था थी उसके बारे में भी अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अपन को उसी रूप में प्रिपेयर रहना चाहिए। अब बात करें आधुनिक शासन, जो स्थानीय शासन व्यवस्था है जो आज अपन को देखने को मिलती है, उसका प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए आपने नाम सुना है, भारत के गवर्नर जनरल आए थे, कौन? लॉर्ड रिपन। उनकी काल से ये आधुनिक स्वशासन की व्यवस्था, जो स्थानीय शासन व्यवस्था है, उसका रूप हमें देखने को मिलता है। तो देखें आधुनिक स्थानीय शासन का प्रारंभ या इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप देखें इसकी शुरुआत हुई थी 1882 में, 1882 में हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने की थी। आधुनिक स्थानीय शासन की शुरुआत किसने की थी? भारत के गवर्नर जनरल और जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने 1882 में की थी। इसको आप लोग याद रखेंगे। इन्होंने स्थानीय स्वशासन के रूप में जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के गठन का प्रस्ताव रखा। यानी 3 चीजें उन्होंने बताई है। 3 चीजें कौन सी बताई है? एक जिला बोर्ड बताया उन्होंने, एक है किसकी बात कर रहे हैं अपन? लॉर्ड रिपन की बात कर रहे हैं। उन्होंने जिला बोर्ड बनाया है, उन्होंने ग्राम पंचायत की व्यवस्था की है, और एक उन्होंने न्याय व्यवस्था के बारे में भी हमें सबसे पहला जो पंचायतों को अधिकार दिया गया था न्याय पंचायत के रूप में, वो भी हमें लॉर्ड रिपन की काल में देखने को मिलता है। इस प्रकार से उन्होंने जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है उसको 3 भागों में डिवाइडेशन कर दिया है, जिला बोर्ड के रूप में, ग्राम पंचायत के रूप में और न्याय पंचायत के रूप में। किसकी बात कर रहे हैं अपन? लॉर्ड रिपन, जो उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय थे। उन्होंने जो आधुनिक व्यवस्था है पंचायती राज की, उसको 3 भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। तो इसको आप लोग देखें, स्थानीय स्वशासन को लॉर्ड रिपन ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन सा? जिला बोर्ड है, उसके बाद में ग्राम पंचायत है, और उसके बाद में न्याय पंचायत के गठन का उन्होंने प्रस्ताव रखा। ये जो उपरोक्त कार्य है उसके कारण ही ये जो स्थानीय आधुनिक शासन व्यवस्था है, स्थानीय शासन व्यवस्था है, इसका जनक है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो इसलिए कई बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि आधुनिक स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक स्थानीय स्वशासन का पिता, स्थानीय शासन व्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसको आप लोग अच्छे से देख लें, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न कोई बाहर से या अंदर से कोई डीपली प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ऊपर के प्रश्न हैं उन्हीं को उठाकर आपके सामने परोस दिया जाता है, और अपन क्या कि थोड़ा डीपली चक्कर में पढ़ते रहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों पर है अपन कम जानते हैं, आते हुए भी अपन उस प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था है वो आप लोग ना करें। लॉर्ड रिपन 1882 में उन्होंने एक सुझाव दिया है, प्रस्ताव रखा था कि स्थानीय जो स्वशासनीय व्यवस्था वो किस रूप में हो? जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। क्योंकि शुरुआत अंग्रेजों के आने के बाद लॉर्ड रिपन ने की थी, इसी कारण है आधुनिक स्थानीय स्वशासन का पिता है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसे आप लोग देख लें। अगर अपन बात करें राजस्थान की, कि राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम किस राज्य ने पारित किया था या किस प्रांत ने पारित किया था? क्योंकि राजस्थान के रहने वाले हैं और अधिकांशतः जो परीक्षाएं हैं वो राजस्थान से संबंधित अपन देते हैं, तो उनमें लगभग 40-50% जो जीके का प्रश्न है जो कल्चर से संबंधित है, इतिहास से संबंधित है, वो राजस्थान से पूछ लिए जाते हैं। तो अपन को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम किस राज्य ने, किस प्रांत ने पारित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे इसको कि 1928 में बीकानेर ने, 1928 में बीकानेर ने क्या किया था? सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम में पारित किया था। ये बीकानेर एक रियासत थी
और इसने 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित करके ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया था। और ठीक है, 1928 बीकानेर रियासत ने और ग्राम पंचायत अधिनियम को पारित किया और ग्राम पंचायतों को कानून या वैधानिक रूप का जो दर्जा है वो दिया गया। इसी प्रकार से अपने और भी कई राज्य हैं, जैसे कि अपन जयपुर की बात करें तो जयपुर भी एक रियासत थी और उसने 10 साल बाद यानी कि 1938 में किसने, जयपुर रियासत ने, उसने क्या किया, ग्राम पंचायत अधिनियम लागू किया। सर्वप्रथम तो किसने किया, बीकानेर ने किया और उसके बाद में 10 साल बाद 1938 में किसने किया, जयपुर जो रियासत है उसने ग्राम पंचायत अधिनियम को लागू किया। तो इस प्रकार से ये एक दो प्रश्न है राजस्थान से पूछ लिया जाता है, क्योंकि अपन राजस्थान के बारे में विस्तार से सारा पढ़ रहे हैं इसमें, क्योंकि ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू की गई थी, तो इसको भी अपन साथ साथ में देखते रहे। आगे भी इन पर चर्चा करेंगे अपने। आधुनिक समय की जब बात करें तो स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। लॉर्ड रिपन ने व्यवस्था की थी और उन्होंने प्रस्ताव रखा था, उसके बाद में ही ये व्यवस्थाएं लागू हुई, जिसकी शुरुआत लॉर्ड रिपन ने की थी। उस समय इन्हें मुकामी बोर्ड कहा जाता था। ये जो स्थानीय स्वशासन जो शब्द है, ये स्थानीय स्वशासन शब्द नहीं था, इसे किस नाम से जाना जाता था, मुकामी बोर्ड। मुकामी बोर्ड के नाम से इन्हें जाना जाता था। इसको आप लोग याद करें, शायद आरएस में की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा हुआ है, और एक जो लोकल परीक्षाएं हैं जैसे कि अध्यापक परीक्षाएं हैं आरपीसी के द्वारा की जाती है, इनमें भी शायद कौन सी परीक्षा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इनमें भी इस मुकामी बोर्ड के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है। तो इस मुकामी बोर्ड को भी आप याद रखें, इन्हें मुकामी बोर्ड के नाम से जाना जाता था लॉर्ड रिपन के समय में। इस समय स्थानीय शासन की दिशा में विकास बहुत धीमी गति से हो रहे थे। उस समय बड़ी पार्टियों की, जब राजनीतिक पार्टियों की अपन बात कर रहे हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी सरकार से मांग की थी कि स्थानीय संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाया जाए। उसमें स्थानीय सरकार या कौन सी सरकार, उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था जब इस प्रकार की व्यवस्था हो रखी थी, तो सरकारों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के 1909 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, इस प्रकार के अधिनियम लागू किए जा रहे थे। तो उसमें कांग्रेस जो पार्टी है, तो उसने कांग्रेस पार्टी का प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी जिसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, उन प्रश्नों को भी आप साथ में देखते रहे। तो अपन बात कर रहे थे कि जब ये स्थानीय स्वशासन की कार्य चल रहा था, तो उस समय, लेकिन चूंकि द्रुत गति से नहीं चल रहा था सारा कार्य, गांवों को जो स्थानीय जो रियासतें थी उनको जितना इंपोर्टेंस मिलना चाहिए था, महत्व मिलना चाहिए था, उतना महत्व उनको नहीं दिया जा रहा था। इसलिए तो उसमें बड़ी पार्टियों की जब बात करें तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने सरकार से मांग की, कौन सी सरकार से मांग की, ब्रिटिश सरकार से मांग की कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको अधिक से अधिक मजबूत बनाया जाए। इस प्रकार का प्रयास है सरकार को करना चाहिए। और सरकार ने भी क्या किया, 1919 का जब अधिनियम लागू किया, 1919 का अधिनियम लागू होने पर प्रांतों में अनेक ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। यानी कि चूंकि ब्रिटिश सरकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की, उसी के अंतर्गत 1919 का अधिनियम जब लागू किया गया तो उसमें क्या किया गया, अनेक ग्राम पंचायतों की स्थापना भी उसमें कर दी गई। और उसके बाद में जब 1935 का अधिनियम हुआ तो उस 1935 के अधिनियम में भी जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है वो लागू रही। यानी 1919-1935 का अधिनियम दोनों में ही स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था उस समय थी। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के दौरान, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का अनेक भागों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए। केंद्रीकरण होता है जब सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति या संस्था के पास होती हैं, उसको केंद्रीकरण बोलते हैं। और जब सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या संस्था से हटाकर अनेक व्यक्तियों या संस्था में विभाजित कर दी जाती हैं तो उन्हें विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कि
आर्थिक और राजनीतिक सत्ता जो है ब्रिटिश सरकार के पास में है। इस ब्रिटिश सरकार को उनका क्या करना चाहिए, विकेंद्रीकरण करना चाहिए। महात्मा गांधी का मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाकर सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाना चाहिए। जब 1947 में जब देश आजाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हो गया, तो 1952 में इंपोर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ भी है, इसको आप लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे, साथ में देखते भी रहेंगे, क्योंकि आप जो गाइड वगैरह पढ़ रहे हैं उनमें इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा है। मैंने देखा था 2-3 गाइडों में, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है। आप लोग याद रखेंगे 1952 में क्या हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1947 में जब देश आजाद हो गया, तो उसके 5 साल बाद में। और इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रारंभ होने के बाद सरकारों ने इस पंचायती राज की ओर से विचार करना शुरू किया। इस कार्यक्रम को सरकारों के द्वारा प्रारंभ करने के पीछे सोच ये थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की अधिक से अधिक जो भागीदारी है वो जनता के द्वारा निभाई जा सके, जनता को अधिक से अधिक सरकार के कार्यों में शामिल किया जा सके। तो इसके लिए ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। परीक्षा में ज्यादा कुछ नहीं है, 2 ही चीजें पूछाती हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, 1952 में। और दूसरी बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन के या स्वतंत्रता के पश्चात ये जो पंचायती राज की व्यवस्था के लिए प्रयास है वो किस कार्यक्रम के द्वारा प्रारंभ किया गया, कब किया गया, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रारंभ किया गया। इन दोनों चीज 1952 में और सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोनों चीजें हैं, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण विकास में जन सहभागिता प्राप्त करने और अधिकारों व शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने हेतु सलाह देने के उद्देश्य से जनवरी 1957 में, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है, 1957 में एक समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, जनवरी 1957 में। इस बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और इस समिति ने क्या किया, 24 नवंबर 1957 को क्या किया, इस सरकार को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की। लगभग 10 महीने तक इस समिति ने कार्य किया। जनवरी 1957 में समिति का गठन किया गया था और 24 नवंबर 1957 को लगभग 10 महीने बाद में इसने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी, जिसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देते हुए सरकार को तीसरे स्तर के रूप में, तीसरा स्तर कौन सा, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और तीसरा जो ग्राम पंचायतों की सरकार है, गांवों की सरकार है, इस तीसरे स्तर के रूप में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की व्यवस्था की सिफारिश की। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति जनवरी 1957 में इसकी का गठन किया गया और 24 नवंबर 1957 को इस समिति ने अपनी रिपोर्टें केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी और इसी के अंतर्गत सर्वप्रथम, याद रखेंगे परीक्षा में पता नहीं कितनी बार आया हुआ होगा, 2 अक्टूबर 1959, नाम याद आते ही 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं अपने, तो उसी, क्योंकि इस पंचायती राज के बारे में सर्वप्रथम विचार है, कल्पना है, महात्मा गांधी ने की थी, तो उसी की जन्मतिथि पर 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, प्रारंभ की गई, शुरुआत की गई, पता नहीं कितने सारे प्रकार के प्रश्नों के रूप में इसे पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में बख्तरी गांव में और क्या किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
उद्घाटन किया। किसका? पंचायती राज का। याद रखेंगे यहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बख्तरी गांव में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। और उसी प्रकार से चूंकि पंचायती राज का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है, जिसने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का गठन कर दिया। उसी प्रकार से दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसने 11 अक्टूबर 1959 को अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया। आंध्र प्रदेश को भी आप याद रखेंगे। पहला राज्य राजस्थान है, जिसने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया, और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसने कि 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया। ठीक है, ये व्यवस्था 1965 तक लगातार जारी रही बिना किसी व्यवधान की। चूंकि लंबा समय नहीं, 1959 और 65 के बीच में लगभग 6 साल तक पंचायती राज की व्यवस्था है आराम से चलती रही। लेकिन 65 के बाद में क्या होता है कि वित्तीय साधनों की कमी होने से पंचायती राज व्यवस्था का धीरे धीरे पतन होने लग गया। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था पहले की भांति कार्य करती रहे, पहले के तरीके से चलती रहे, और इसके मूल्यांकन करने के लिए ये योजना कैसी थी, इसका क्या बेहतर परिणाम निकला, क्या यह आगे भी लागू कर देनी चाहिए या बंद कर दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए समय समय पर आप याद रखें 65 के बाद में लगातार इनका हाथ होने लग गया था पंचायती संस्थाओं का। सरकारों ने इन पर ध्यान देना बंद कर दिया था, क्योंकि इनके लिए अधिक बजट की व्यवस्था करनी पड़ती थी, और केंद्र सरकारों की उस समय स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अलग से इनके लिए बजट की व्यवस्था कर सके। नए राज्य सरकारों के लिए ऐसी स्थिति थी कि वो भी इन ग्राम पंचायतों के लिए अलग से व्यवस्था करें। इसलिए 1965 के बाद में धीरे धीरे अधिकांश राज्यों ने इन व्यवस्थाओं पर अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी सरकारों ने प्रयास किया कि जो पंचायती राज की व्यवस्था है ये बंद नहीं हो। इनके लिए अनेक समितियों का गठन किया गया, और ये समितियां क्या थी? सरकारों को समय समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी कि सरकारों को इनके क्षेत्र में क्या प्रयास करना चाहिए कि इनकी जो व्यवस्था है वो और बेहतर तरीके से चल सके। तो अपने कुछ 5-6 समितियां हैं जिनके बारे में अपने देखेंगे, जिन्होंने सरकारों को समय समय पर और सिफारिशें की हैं कि पंचायती राज की व्यवस्था है वो कैसी हो। देखेंगे सबसे पहले अपन बात करें सादिक अली अध्ययन समिति। सादिक अली अध्ययन समिति है, ये 1964 में इसका गठन किया गया था और अपनी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी। अपने इसमें आप लोग याद करते रहे सादिक अली समिति का गठन, साथ साथ में 2 चीजें पूछ जाती हैं। इन्होंने समिति का गठन कब किया गया और इन्होंने कौन सी सिफारिशें की। समिति का गठन कब किया गया और इस समिति ने कौन सी सिफारिशें की। तो 1964 में सादिक अली अध्ययन समिति का गठन किया गया, और इसने दूसरी बात है कि ये सादिक अली अध्ययन समिति है, इसका नियुक्ति किसने किया था या नियुक्ति किसने की थी। तो सादिक अली अध्ययन समिति का गठन है और राजस्थान सरकार ने किया था। इसको आप लोग हैं याद रखेंगे। सादिक अली अध्ययन समिति है 1964 में किया गया। इसके प्रस्ताव जो सिफारिश थी वो राजस्थान सरकार ने स्वीकार नहीं की। उसके बाद में दूसरी आती है आपकी के संथानम समिति। के संथानम समिति है जी, केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था और इसमें 1963 में इसका गठन किया गया था। के संथानम समिति 1963, और इस समिति का गठन है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा किया गया। और इसने किस चीज पर बल दिया था? इसने पंचायती राज वित्त निगम का गठन का सुझाव दिया था। इसको महत्वपूर्ण है। के संथानम समिति के बारे में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। के संथानम समिति का गठन कब किया गया? 1963 में किया गया। और इसने के संथानम समिति ने
क्या सुझाव दिया? उसने पंचायती राज वित्त निगम के गठन पर बल दिया। वित्त निगम, पंचायती राज वित्त निगम के गठन पर बल दिया। ठीक है, इसने यह सुझाव दिया, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये शादी कल्याण समिति का गठन राजस्थान सरकार ने किया था। केस संथान समिति 1963 इस समिति का गठन केंद्र सरकार ने किया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अगली, गिरधारी लाल व्यास समिति। गिरधारी लाल व्यास समिति है, इसका गठन राजस्थान सरकार ने किया है। गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 में 1973 में किसने किया था? ये राजस्थान सरकार के द्वारा इस समिति का नियुक्ति की गई। राजस्थान सरकार के द्वारा एक तो सादिक अली अहमद अध्ययन समिति है और दूसरी है गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। दोनों ही समितियों का गठन राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया था। और इस गिरधारी लाल व्यास समिति जिसका गठन 1973 में हुआ था, इसने सरकार को क्या सुझाव दिया? इसने दिया कि ग्राम सेवक तथा सचिव नियुक्त करने तथा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने पर इसने जोर दिया। क्या कार्य किया? एक तो ग्राम सेवकों तथा सचिव नियुक्त करने पर बल दिया और दूसरा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने पर जोर दिया, जिसके कारण ये समितियां या संस्थाएं आसानी से बेहतर तरीके से कार्य कर सकें। उसके बाद में अगला आता है, महत्वपूर्ण है, अशोक मेहता समिति, जिसके बारे में आपने अच्छी तैयारी भी कर रखी होगी। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का गठन है, ये 12 सितंबर 1977 में किया गया था। 12 सितंबर 1977 में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसका गठन कब किया गया था? 12 सितंबर 1977 में। इसकी नियुक्ति किसने की थी? इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने की थी और इसने कुछ सुझाव दिए थे। वो सुझाव कौन से हो? आपने पढ़ा था कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में और उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बताया था। मैं त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बलवंत राय मेहता ने क्या बताया था? एक तो ग्राम स्तर पर क्या हो? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। किसकी बात कर रहे हैं अपन? ये 3 सिफारिशें की थी या त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में किसने बताया था? बलवंत राय मेहता समिति ने बताया था। तो इसी के अनुसरण में जब त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में पूछे तो आप बलवंत राय मेहता समिति का नाम लेकर आ जाना और आपको द्विस्तरीय पंचायती राज के बारे में कहे तो क्या लिखना है? आप लिखेंगे अशोक मेहता समिति। त्रिस्तरीय में किसका नाम लिखोगे आप? बलवंत राय मेहता समिति का। और द्विस्तरीय में किसका नाम लिखोगे आप? अशोक मेहता का। ठीक है, तो इसने कई प्रकार की सिफारिशें की। द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का कर्णधार, संस्थापक, जो कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। जहां पूरी किताब में द्विस्तरीय पंचायती राज का यदि कहीं पर भी नाम आता है तो आप अशोक मेहता समिति का नाम लिखेंगे। ठीक है, और अशोक मेहता ने जो पंचायती राज का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष करने का सुझाव दिया था। एक बात तो इसको याद रखेंगे आप। दूसरी, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जाए। ठीक है, इसके अलावा उसने क्या किया कि द्विस्तरीय पंचायती राज है उसका गठन किस प्रकार से करना है? एक तो ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायत की स्थापना की जाए, मंडल पंचायत। और दूसरा उसने क्या किया? जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की जाए। यानी 2 प्रकार की या द्विस्तरीय है वो पंचायती राज के बारे में बताया। एक बताया मंडल पंचायत और दूसरा बताया जिला परिषद। ठीक है, किसने बताया? अशोक मेहता ने। 12 सितंबर 1977 में इस समिति का गठन किया गया है और इसका जो कार्यकाल बताया है पंचायती राज का, उसने 4 वर्ष के लिए कार्यकाल
उसका निश्चित किया। इसके अलावा उसने SC/ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था का भी उसने सुझाव दिया। ठीक है, SC/ST जाति जनजातियां हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का भी उन्होंने सुझाव दिया। केंद्र सरकार ने इन सभी सिफारिशों को सिरे से ही खारिज कर दिया, यानी कि केंद्र सरकार ने इन सुझावों को मानने से इनकार कर दिया। आप लोग इसको बेहतर तरीके से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, क्योंकि अशोक मेहता समिति के बारे में परीक्षा में प्रश्न है वो काफी सारे पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग भी इनको नजरअंदाज नहीं करेंगे। अगली आती है GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति 1985 में इस समिति का गठन किया गया था। GV.K. राव समिति का गठन कब किया गया था? 1985 में। इसने कौन सी सिफारिशें प्रस्तुत की? उसने एक तो सिफारिश ये की कि ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय शक्तियां दी जाए, क्योंकि जो पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं उनका धीरे धीरे पतन क्यों हो रहा है? धीरे धीरे पतन इसलिए हो रहा है कि उनके पास में वित्त के संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए उन्हें अधिक से अधिक वित्तीय जो सुविधाएं हैं या शक्तियां वो दी जाए। इनके अलावा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए और संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष का हुआ। अशोक मेहता समिति ने 4 वर्ष का कार्यकाल बताया, GV.K. राव समिति ने कार्यकाल कितना बताया? 8 वर्ष। 8 वर्ष का कार्यकाल हो। याद रखेंगे, ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक वित्तीय शक्तियां दी जाए। GV.K. राव समिति की बात कर रहे हैं। राज्य वित्त आयोग के गठन पर बल दिया गया है और संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष का निर्धारित करने की उन्होंने अनुशंसा की थी, जिसमें भी इनकी सिफारिशों को भी अस्वीकार कर दिया गया। इनके अलावा अलग समिति की बात करें अपने LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति, इस LM सिंघवी समिति है, इसका गठन 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया था और ये जो सिंघवी समिति है इसने कई सारी सिफारिशें हैं सरकार को बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? एक तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायती राज चुनाव में जो राजनीतिक दल हैं उन्हें उन दलों को पंचायती राज से अलग रखने का सुझाव दिया कि इन दलों को पंचायतों से अलग रहना चाहिए और एक ग्राम समूह के लिए न्याय पंचायतों का गठन किया जाए। इस प्रकार की बात उन्होंने कही। क्या बताई? जिस प्रकार से हरिप्पन ने न्याय पंचायत की व्यवस्था की थी उसी प्रकार से LM सिंघवी समिति ने जो 1986 में जिसका गठन किया था उसने भी क्या बताया कि ग्राम समूह के लिए न्याय पंचायतों का गठन किया जाए, पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों को अलग रखा जाए और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। LM सिंघवी समिति का गठन है 1986 में किया गया था। एक समिति के बारे में अपन नोट देख लेते हैं। PK थुंगन समिति, थुंगन समिति, PK थुंगन समिति, ये समिति है, इसका गठन भी 1988 में किया गया था। PK थुंगन समिति, इसमें सिर्फ एक ही बात है जो पहले भी आई हुई है कि इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। PK थुंगन समिति 1988। इस प्रकार से कुछ पंचायत समितियां हैं जिन्होंने सरकारों के द्वारा नियुक्त की गई, राजस्थान सरकार के द्वारा नियुक्त भी की गई और केंद्र सरकारों के द्वारा भी नियुक्त की गई। राजस्थान के सरकारों के द्वारा जो समितियां बनाई गई थी उनमें अपन एक तो शादी अध्ययन समिति के बारे में देखा जो कि 1964 में गठित की गई थी और एक अपन ने उसमें देखा के संथानन समिति जिसका गठन 1963 में किया गया था। बाकी की जो समितियां हैं ये सारी समितियों का गठन है एक केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद में आप लोग देख लें कि 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आ गई थी और उन्होंने इन पंचायतों के क्षेत्र में कुछ करने का संकल्प लिया।
जिसका ही परिणाम है कि आज एक कानून के रूप में अपन पंचायती राज के बारे में भाग लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि 1991 के पंचायती राज व शहरी स्वशासन को कानून का रूप देने के लिए 72वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। कौन सा? 72वां लोक संविधान संशोधन अधिनियम 1991 और प्रस्तुत किया गया। इसी के अनुसरण में लोकसभा ने विधेयक की समीक्षा हेतु राजस्थान के नाथूराम मिर्धा नागौर हैं की अध्यक्षता में संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न कम पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ रहे हैं तो अपन को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अपन ने क्या देखा। एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, कौन सा? 72वां। कब लाया गया? 1991 में। प्रधानमंत्री कौन था? पी नरसिम्हा राव। और उसने क्या किया? एक लोकसभा में क्या किया? एक विधेयक की समीक्षा हेतु और एक समिति का गठन किया गया। समिति कौन सी थी? संयुक्त प्रवर समिति। और ये संयुक्त प्रवर समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? नाथूराम मिर्धा को। नाथूराम मिर्धा का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। ठीक है, इन सारी बातों को आप लोग याद रखेंगे। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 22 सितंबर 1992 को लोकसभा ने ये विधेयक बहुमत से पारित कर दिया। ठीक है, लोकसभा ने इस विधेयक को कब पारित किया? 22 दिसंबर 1992 लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। अगले दिन कौन सा? यानी कि 23 दिसंबर 1992 यानी कि 22 दिसंबर 1992 को क्या किया गया? लोकसभा ने इसे बहुमत से पारित कर दिया और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया। दोनों सदनों में ये पारित हो गया। ठीक है, और पारित होने के बाद में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को पारित कर दिया गया के रूप में हमारे सामने आया। 73वां संविधान संशोधन का संबंध है पंचायती राज से है। आप लोग इसको याद रखेंगे। अपन को अब तो टॉपिक अपना इसी पर आधारित रहेगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये 73वां संविधान संशोधन है। ये आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग इसके बारे में ध्यान से पढ़ा भी नहीं होगा कि ये जो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में इसे दोनों सदनों में पारित कर दिया गया था, इसे कितने राज्यों ने अपनी इस पर स्वीकृति प्रदान की थी? तो आप याद रखिए कितने राज्यों ने इसका अनुमोदन किया था? तो इसका अनुमोदन किया था 17 राज्यों ने। 17 राज्यों ने इसका अनुमोदन किया। या राष्ट्रपति ने इसको अपनी अनुमति कब प्रदान की? 20 अप्रैल 1993। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति से प्रदान की और ये लागू किया गया 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया। याद रखेंगे यहाँ पे 24 अप्रैल को अपन पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, तो इस दिन 24 अप्रैल को अपने पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। कुछ राज्यों और कुछ भागों को छोड़कर किन राज्यों में से लागू नहीं किया गया? तो मिजोरम में से लागू नहीं किया गया, मेघालय, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मणिपुर, दार्जिलिंग को छोड़कर संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 को ये लागू कर दिया गया। ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख कहां किया गया है, इसके बारे में प्रश्न है, पूछा जाता है। कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 में कहां से कहां तक? अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ए से लेकर और 243 ओ तक पंचायती राज के बारे में या 73वें संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है। आप इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसका उल्लेख है किया गया है।
कौन से भाग में इसका उल्लेख किया गया है, भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा ये भाग 9 है, ये पंचायत के रूप में याद रखना है इसको, पंचायत के रूप में कौन सा भाग, भाग 9, क्योंकि इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आगे भाग 9A भी आएगा जो 94वें संविधान संशोधन से संबंधित होगा, सॉरी 74वें संविधान संशोधन से संबंधित होगा। भाग 9 है, ये पंचायत से संबंधित है। ठीक है, एक अनुसूची भी जोड़ी गई, अनुसूची कौन सी थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और हमारी राजस्थान सरकार के बारे में अपन बात करें तो इन्होंने 29 विषयों पर है कानून बनाने का अधिकार है, ये पंचायती राज को सौंप दिया। 29 विषयों पर कानून है, ये पंचायती राज की संस्थाएं हैं वो बना सकती हैं। और ये भाग 9 था, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 तक का हो गया, 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को सरकार का तीसरा स्तर प्रदान करे, उन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 73वें संविधान संशोधन से पहले और जो ये स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक स्थिति पर प्राप्त नहीं थी, इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अभी इसमें 2-3 प्रश्नों के बारे में बात कर लें जो कि अधिकांशतः प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि सर्वप्रथम इस अधिनियम, कौन सा अधिनियम के बारे में, 73वां अधिनियम के बारे में बात कर रहा है कि सर्वप्रथम इस अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो पहला राज्य था इसमें कर्नाटक, जिसने 10 मई 1993 को लागू किया। पहला राज्य कर्नाटक 10 मई 1993 को लागू किया। इसी प्रकार से दूसरा राज्य कौन सा था, दूसरा राज्य था इसमें मध्य प्रदेश, जिसने की 24 जनवरी 1994 को इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की और 25 जनवरी 1994 को इसे लागू कर दिया। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के बारे में एक दो प्रश्न और भी बन सकते हैं कि जैसे कि सर्वप्रथम पंचायती राज चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य मध्य प्रदेश था। इसी प्रकार से देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू करने वाला राज्य, पहला राज्य कौन सा था, तो वो भी मध्य प्रदेश था। इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग याद रखें। उसके बाद में आगे चलते हैं कि राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था कैसी थी। राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था किस प्रकार की थी उसको अपन थोड़ा सा देखेंगे कि राजस्थान सरकार ने 73वां पंचायती राज अधिनियम जो था उसे लागू किया 23 अप्रैल 1994। 23 अप्रैल 1994 केंद्र सरकार ने तो कब कर दिया, 24 अप्रैल 1993 में लागू कर दिया और राजस्थान सरकार ने एक साल बाद में 23 अप्रैल 1994 को इसे लागू किया। और इस अधिनियम के संदर्भ में राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 को लागू किया गया, जो कि 30 दिसंबर 1996 लागू हुआ। ये प्रत्येक राज्य सरकारें हैं अपने राज्य के संविधान के अनुसार, क्योंकि राज्यों का संविधान तो अलग नहीं होता है, लेकिन वो अपने राज्यों के अंदर कानून बना करे और उसमें कोई संशोधन करना चाहती हैं, किस प्रकार से उसे लागू करना चाहती हैं, तो खुद के नियम बना करे उसे लागू करती हैं। ठीक है, उसके बाद में आप लोग देखेंगे कि राज्य सरकारों के, राजस्थान सरकार के द्वारा एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी किया गया। कब किया गया था, 1995 में। और 1900 ने भी क्या किया, 1995 में ही राजस्थान का जो राज्य निर्वाचन आयोग था उसने पहली बार पंचायती राज चुनाव करवाए थे। याद रखेंगे इसको कि राजस्थान सरकार ने जो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया था उसने पंचायती राज चुनाव कब करवाए, 1995 में, और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव करवाए गए। वर्तमान में इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि इसमें ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते रहे हैं, पूछ लिए जाते हैं। ग्राम पंचायतों के बारे में, या पंचायत समिति कितनी है, या इसमें जिला परिषद कितनी है, इस प्रकार के प्रश्न है हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग हैं इनको अच्छे से देखेंगे कि ग्राम पंचायत कितनी है। ग्राम पंचायत है राजस्थान में 11,341। 11,341 क्या है, ग्राम पंचायत है। इसी प्रकार से पंचायत समितियां कितनी है, 352। राजस्थान में 352 पंचायत समिति है और प्रत्येक राज्य में एक एक जिला परिषद, यानी कि 33 जिला परिषद है। इनको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा भी इसमें कुछ प्रावधान किए गए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए एक ग्राम सभा होगी, जिसके सदस्य
ग्राम के पंजीकृत मतदाता होंगे, यानी कि प्रत्येक गांव की जितनी जनसंख्या है, एक गांव की जितनी जनसंख्या है, इसे ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है। और वो ग्राम सभा है अपने में से एक पंच का चुनाव करती है, और उस पंच का चुनाव है उस गांव के जितने भी पंजीकृत सदस्य, यानी कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हो, जिनका नाम मतदाता सूची में लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति हैं वो पंच का चुनाव कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जो कि जिसमें कुछ प्रावधान रखे गए हैं, जो कि अपन देख लेते हैं उसमें, जो कि अलग अलग प्रकार से, जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। संख्या याद रखेंगे, ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी? 11,341। पंचायत समितियां कितनी थी? 352। जिला परिषद कितने थे? 33। ठीक है ना, इनको आप लोग याद रखना। ये परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछ जाते हैं। अपन इसमें एक एक चीज को देखेंगे, किस प्रकार से ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, पंचायत समितियों का कितना होता है, जिला परिषदों का कितना होता है, सबका एक ज्यादा कुछ नहीं है, आसान से आप लोगों को अच्छे से आता भी होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं उसका, किसमें गठन किस प्रकार से होता है, इनके सदस्य कौन होते हैं। तो देखिए, पंच, उप सरपंच और सरपंच, पंच, पंच, उप सरपंच और सरपंच, पंच, उप सरपंच, सरपंच मिलकर एक ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य मिलकर पंचायत समिति का गठन करते हैं। जिला प्रमुख है, उप जिला प्रमुख है और जिला परिषद के सदस्य मिलकर जिला परिषद का गठन करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होंगे? तो ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होंगे? इसमें आपका पंच भी है, उप सरपंच भी है और जितने भी पंच हैं उसके सारे सदस्य हैं। और उसी प्रकार से प्रधान, उप प्रधान और सदस्य, जिला परिषद में जिला प्रमुख है, उप जिला प्रमुख है और इसके सदस्य, ये इसके जिला परिषद के सदस्य होंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से इनका होता है। उसके बाद में अपन बात करें कि इन तीनों संस्थाओं का जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है। तो जैसे कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कौन करेगा? तो प्रत्येक वार्ड, वार्ड गांव को कह रहा है, वार्ड को क्या कह रहा है, जो कि आपकी ग्राम सभा है, प्रत्येक वार्ड के वयस्क सदस्य जिनका नाम मतदाता सूची में लिखा हुआ है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, ऐसे व्यक्ति हैं ये ग्राम पंचायत का चुनाव करेंगे। ग्राम पंचायत के सदस्य हैं प्रत्येक वार्ड, यानी कि प्रत्येक गांव के लोग एक एक अपने गांव से पंच का चुनाव करेंगे। ठीक है ना, प्रत्येक गांव के लोग पंचायत समिति में सदस्य, सॉरी ग्राम पंचायत में सदस्य कौन होते हैं? पंच ही सदस्य होते हैं सारे पंचों के द्वारा। और इस प्रकार तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, ये शब्द से इसमें पंच होते हैं प्रत्येक वार्ड के वयस्क सदस्यों के द्वारा, और ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। उसी प्रकार से पंचायत समिति क्षेत्र में भी उस पंचायत समिति क्षेत्र के जो गांव के जो लोग आते हैं वो इनका प्रत्येक रूप से चुनाव करेंगे। और उसी प्रकार से जिला परिषद क्षेत्र में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा, यानी कि इनका चुनाव प्रत्येक होगा सदस्यों का। ठीक है, सदस्यों की योग्यता क्या होगी? तो देखिए, तीनों में इस योग्यता क्या है? 21 वर्ष, 21 वर्ष, 21 वर्ष, 21 वर्ष। ठीक है ना, तीनों याद रखें, 21 वर्ष आपको याद रखना है। पहले इसमें 8वीं पास योग्यता थी, सरपंच के लिए, पंच के लिए, उप सरपंच के लिए 8वीं पास थी। अब इस 8वीं पास की जो योग्यता है गहलोत सरकार ने इसको हटा दी है। पंचायत समिति के सदस्य हैं उनके लिए 10वीं पास योग्यता थी, ये योग्यता भी हटा दी गई है। और जिला परिषद के सदस्य उनके लिए भी 10वीं पास थी, उस 10वीं पास योग्यता को भी हटा दिया गया है। अब उनके पास केवल 2 शर्तों को पूरा करना है। एक तो उनकी आयु है 21 वर्ष की हो, मतदाता सूची में उनका नाम लिखा हुआ हो और उनके घर पर 16 शौचालय हो। ये इस प्रकार की योग्यता उनके पास में है, तो वो लोग हैं उनका चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा इनके निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए, सबसे पहले ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 होती है, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 5 होती है। उसी प्रकार से पंचायत समिति में न्यूनतम सदस्यों की संख्या
15 होती है और जिला परिषद में सदस्यों की संख्या 17 होती है। ठीक है, 5, 15 और 17, इसको आप लोग याद रखेंगे कि कितने सदस्यों की संख्या पर कितने सदस्य चुने जाएंगे। वो देखें कि अगर सदस्य संख्या 3000 है, ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या ग्राम पंचायत की जनसंख्या यदि 3000 है तो 3000 पर 5 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। यदि पंचायत समिति में 1 लाख जनसंख्या है तो 1 लाख पर 15 सदस्यों का चुनाव होगा। और यदि जिला परिषद क्षेत्र में जनसंख्या 4 लाख है तो 4 लाख पर 17 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि ग्राम पंचायत में सदस्य जो जनसंख्या है वो 3000 से अधिक है, तो 3000 से अधिक है तो प्रत्येक 1000 पर 2 अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई गांव है, कोई ग्राम पंचायत है, उसकी सदस्य संख्या 4000 है, तो इसमें 3000 पर 5, 1000 बढ़ गया, 1000 बढ़ते ही सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 2 बढ़ गई, 2 + 5 बराबर सदस्यों की संख्या 7 होगी। ठीक है ना, प्रत्येक 1000 पर 2 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। इसी प्रकार से पंचायत समिति में 1 लाख पर 15 सदस्यों का चुनाव होता है, लेकिन इसके बाद में प्रत्येक 15,000 की जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। मान लीजिए कि 1,15,000 सदस्य की जनसंख्या होगी, तो 1,15,000 जनसंख्या होते ही इनकी सदस्य संख्या भी कितनी हो जाएगी? 2 बढ़ जाएगी, 17 हो जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए जिला परिषद की जनसंख्या है वो 4 लाख से अधिक हो गई है और मान लीजिए 5 लाख हो गई है, तो प्रत्येक 1 लाख पर 2 अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। मान लीजिए 5 लाख हो गई, तो 5 लाख जनसंख्या होते ही सदस्यों की संख्या बढ़कर 17 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। प्रत्येक 1 लाख पर 2 सदस्य बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। अब ये जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, ये अपना त्याग पत्र देना चाहें तो किसको देंगे? तो ग्राम पंचायत के सदस्य त्याग पत्र है वो बीडीओ को देंगे। बीडीओ खंड विकास अधिकारी होता है और इसको त्याग पत्र देंगे। इसी प्रकार से पंचायत समिति के सदस्य हैं ये प्रधान को अपना त्याग पत्र देंगे और जिला परिषद के जो सदस्य हैं ये जिला प्रमुख को अपना त्याग पत्र देंगे। अपन सदस्यों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है सरपंच, पंचायत समिति का प्रधान और जिला परिषद का जिला प्रमुख है, ये सदस्य होते हैं। ठीक है ना। अब इनके अध्यक्ष का चुनाव कौन कौन करता है? तो देखिए, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है और सरपंच का चुनाव है ग्राम सभा के जितने भी वयस्क सदस्य हैं, पंजीकृत सदस्य हैं, या जो जनता है वयस्क मताधिकार के आधार पर बहुमत से चुनाव करती है। ठीक है ना। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव है, पंचायत समिति के जो प्रधान है, प्रधान का चुनाव कौन करेगा? तो प्रधान का चुनाव जो पंचायत समिति के सदस्य हैं वो अपने में से एक प्रधान को चुनेंगे, एक उप प्रधान को चुनेंगे। इसी प्रकार से जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो अपने में से एक जिला प्रमुख को चुनेंगे और एक उप जिला प्रमुख को चुनेंगे। इसको आप याद रखें। अब मान लीजिए कि सरपंच है त्याग पत्र देना चाहिए तो किसको देगा? तो सरपंच अपना त्याग पत्र बीडीओ को देगा। पंचायत समिति का अध्यक्ष जो कि प्रधान होता है, ये प्रधान अपना त्याग पत्र देना चाहिए तो किसको देगा? ये जिला प्रमुख को देगा। और ये जिला परिषद का प्रमुख जो जिला प्रमुख होता है ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? संभागीय आयुक्त को। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ 3-4 बार। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है और ये अपना त्याग पत्र संभागीय आयुक्त को देगा। इसका उपाध्यक्ष उप सरपंच होता है, इसका उप प्रधान, इसका उप जिला प्रमुख होता है। ठीक है ना। ये उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? तो ये उसी प्रकार से खंड विकास अधिकारी को देगा, ये प्रधान को देगा और ये जिला प्रमुख को देगा। ठीक है। इनका कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है, इनका भी 5 वर्ष का है, इनका भी कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। ये 5 वर्ष कब से गिना जाएगा? जब ग्राम पंचायत की पहली बैठक होगी उस तारीख से लेकर 5 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये भी पंचायत समिति की पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक, जिला परिषद में भी पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक का इनका कार्यकाल होगा। अब इनकी बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। तो बैठकें कितने दिनों में या कितने समय में आयोजित की जाती हैं? देखें,
ग्राम पंचायत की जो बैठक है वो कम से कम 15 दिन में एक बार बैठक आयोजन किया जाना चाहिए। 15 दिन में एक बार बैठक है वो बुलाई जानी चाहिए। इस प्रकार से पंचायत समिति की जो बैठक है वो एक माह में कम से कम एक बार अवश्य बुला लेनी चाहिए। और जिला परिषद की बैठक है वो 3 महीने में कम से कम एक बार अवश्य ही बुला लेना चाहिए। इनके कुछ सरकारी अधिकारी भी होते हैं। ग्राम पंचायत का सरकारी अधिकारी कौन होता है? ये होता है आपका ग्राम सेवक है, या आपको इसको आप ग्राम सचिव के नाम से भी जानते हैं, ग्राम सेवक के नाम से भी जानते हैं। ये ग्राम पंचायत का सरकारी अधिकारी होता है। पंचायत समिति का सरकारी अधिकारी कौन होता है? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। जिला परिषद का सरकारी अधिकारी सी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है। या इसको जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी इनको पद से हटाना हो तो किस प्रकार से हटाना जाएगा? तीनों की एक ही प्रक्रिया है कि प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से एक अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। किस प्रकार से? प्रत्येक जो भी सदस्य हैं ग्राम पंचायत के, पंचायत समिति के, जिला परिषद के हैं, जिसको भी हटाना है, पंचायत समिति के सदस्यों अध्यक्ष को हटाना है, प्रधान को हटाना है, तो इसके जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे? 3/4 बहुमत से एक अविश्वास प्रस्ताव को पारित करेंगे और पारित करने के बाद में इनको हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से जिला परिषद के, इसी प्रकार से ग्राम पंचायत के। लेकिन याद रखेंगे शपथ ग्रहण तिथि के 2 वर्ष से पहले किसी भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से नहीं हटाया जा सकता है। शपथ ग्रहण की तिथि से 2 वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ लाया जा सकता है। इनको आप याद रखेंगे। इनके अलावा आपको पहले बता दी इनकी योग्यताओं में आपको इनकी योग्यता किस वर्ष की होनी आवश्यक है और इनके घर पर शौचालय को होना आवश्यक है। शौचालय नहीं है, 21 वर्ष से कम है तो ये सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और एक जो कि हमारे सरकारों के द्वारा प्रावधान किया गया था 25 नवंबर 1995 में क्या किया गया था कि 25 नवंबर 1995 के बाद यदि किसी व्यक्ति के तीसरी संतान हो जाती है तो तीसरी संतान होने की स्थिति में भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यदि ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उनका विघटन कर दिया गया है, उनको स्थगित कर दिया गया है, तो इस स्थिति में चुनाव कब करवाया जाना चाहिए? तो जब जिस तारीख को इनका विघटन किया गया है उस तारीख से लेकर 6 माह के भीतर इनका चुनाव है वो करवा लिया जाना चाहिए। और विघटन की स्थिति में जो पुनर्गठित संस्थाएं उनका कार्यकाल कितना होगा दिमाग में आ सकता है। तो जैसे कि जिस तारीख को विघटित की गई है, जितना शेष कार्यकाल बचा हुआ है उस शेष कार्यकाल के लिए वो संस्थाएं कार्य करेंगे। जैसे उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, चाहे वो 2 साल का बचा हुआ, चाहे 1 साल का, चाहे 6 महीने का, कितना भी बचा हुआ है, उसके बाद में दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे। इसको आप लोग याद रखेंगे कि इस विघटित होने की स्थिति में पुनर्गठित संस्थाएं जो कि दोबारा चुनाव करवाए गए हैं वो मूल संस्था की शेष अवधि के लिए ही कार्य करेंगे। ठीक है। उसके बाद में आरक्षण की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है? तो देखिए SC ST OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पहले महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया था जो कि 25 जून 2008 के बाद जिनमें संशोधन किया गया और 1/3 से बढ़ाकर महिलाओं को स्थानीय जो संस्थाएं हैं आपकी ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उनमें 1/3 के स्थान पर 50% आरक्षण है वो प्रदान कर दिया गया है। चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। इनमें एक वित्त आयोग का गठन भी किया जाता है। अभी तक 6 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। इन वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का जो नियुक्ति है वो राज्य का राज्यपाल करता है। परीक्षा में काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला वित्त आयोग, दूसरा, 5वां का इनका गठन कब किया गया, इनका अध्यक्ष कौन था? तो देखें जो पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था उसका अध्यक्ष बनाया गया था कृष्ण कुमार गोयल को। कृष्ण कुमार गोयल 24 अप्रैल 1994 को यह आयोग गठित किया गया था। 1995 से इन्होंने कार्य करना शुरू किया था। दूसरा आयोग है वो हीरालाल देवपुरा को बनाया गया इसका अध्यक्ष, और 7 मई 1999 को इसका गठन किया गया। तीसरा वित्त आयोग है ये माणिक चंद्र सुराणा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। मई 2004 में इसका गठन किया गया। चौथा जो वित्त आयोग है
वो डॉक्टर बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में बनाया गया और 13 अप्रैल 2011 को इसका गठन हुआ। 5वां जो वित्त आयोग है वो डॉक्टर ज्योति किरण की अध्यक्षता में बनाया गया। जुलाई 2014 में इसका गठन हुआ। जो छठा वित्त आयोग है जो हाल ही में बनाया गया है कोरोना के कारण, इसमें लगभग 1.5 साल के बाद में इसको गठित किया गया है। प्रद्युमन सिंह इसके अध्यक्ष हैं और 11 अप्रैल 2021 तो हाल ही में इसका गठन हुआ है। इस प्रकार से अब तक 6 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। प्रत्येक वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल इस वित्त आयोग का गठन करता है। गणपूर्ति या कोरम की स्थिति में कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 10वां भाग का उपस्थित होना आवश्यक होता है। उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में और ये जो इनकी कार्य है वो नहीं किए जा सकते। बैठ के तभी चलेंगे जब उनका 10वां भाग वहां पर उपस्थित होगा। इनके अलावा एक जिला आयोजना समिति का गठन भी किया जाता है। ये जिला आयोजना समिति है, ये प्रत्येक जिले में एक होती है। इसमें एक मुख्य आयोजना अधिकारी होता है और इसमें 25 सदस्य होते हैं। एक मुख्य आयोजना अधिकारी और 10 एक मुख्य आयोजना अधिकारी और 25 सदस्य होते हैं। एक मुख्य आयोजना अधिकारी और 25 इसमें सदस्य होते हैं। इनसे मिलकर है और ये जिला आयोजना समिति का गठन किया जाता है कि जो प्रत्येक जिले में स्थित होती है। आपकी जानकारी के लिए अपन ने पहले देख लिया था कि एक राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला राज्य जहां पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था वो राज्य था बिहार। और राजस्थान में 3 विकास प्राधिकरण हैं। कौन कौन से हैं? एक जयपुर विकास प्राधिकरण है, एक जोधपुर विकास प्राधिकरण है और एक अजमेर विकास प्राधिकरण है। इस प्रकार से 3 विकास प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 3 प्राधिकरणों का गठन किया गया। अभी तक अपन ने देखा कि 73वां संविधान संशोधन है और 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। अब अपन बात करेंगे 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन है 1992। दोनों 73वां और 74वां दोनों संशोधन 1992 में लागू हुए थे केंद्र सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा। अब अपन पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन की जो शहरी व्यवस्था है वो किस प्रकार की थी। शहरी इलाके हैं, शहरी जो क्षेत्र हैं उनमें उनके लिए ये 74वां संविधान संशोधन है ये लागू किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम स्थानीय शासन का गठन कब हुआ था, कहाँ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम स्थानीय शासन का गठन कब हुआ था तो 1638 में हुआ था। 1638 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। मद्रास में नगर निगम का गठन किया गया था। 1638 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई, गठन किया गया और सर्वप्रथम स्थानीय शासन का प्रारंभ हुआ। ठीक है। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं कि भारत में स्थानीय शासन का विकास का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो आप भारत में स्थानीय शासन का प्रस्ताव किसने दिया था? 1870 में लॉर्ड मेयो ने क्या दिया था? लॉर्ड मेयो ने भारत में स्थानीय शासन का विकास का प्रस्ताव दिया था 1870 में। 1882 में अपन ने पहले भी चर्चा की है कि लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन संस्थाओं के विकास का एक प्रस्ताव तैयार किया था और इस प्रस्ताव को स्थानीय शासन का मेगना कार्टा के रूप में इसे जाना जाता है। ये स्थानीय शासन का मेगना कार्टा इसे कहा जाता है। उसी प्रकार से 1919 का जो अधिनियम लागू किया गया था उसमें भी स्थानीय शासन का विषय प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया। संविधान की 7वीं अनुसूची में स्थानीय शासन को राज्य सूची का विषय बनाया गया। महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकता है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में स्थानीय शासन को राज्य सूची का विषय बनाया गया। 1991 में आप देखें जब पी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा नगरपालिका विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ। 2 तारीखें बताऊंगा आपको, एक लोकसभा की एक राज्यसभा की, जिसमें इसको पारित किया गया। लोकसभा में इसे सबसे पहले पारित किया गया। कब लागू किया गया?
कब पारित किया गया? 22 दिसंबर 1992, 22 दिसंबर 1992 को इसे पारित किया गया। और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में इसे पारित किया गया। 22 दिसंबर को तो लोकसभा में और 23 दिसंबर को इसे राज्यसभा ने पारित किया और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 20 अप्रैल 1993। 20 अप्रैल 1993 को इसमें राष्ट्रपति की अनुमति मिली और लागू कब कर दिया गया? 1 जून 1993 को इसे लागू कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण है, आप इसको देखते रहे कि 74वें संविधान संशोधन को लागू कब किया गया? इसे लागू किया गया 1 जून 1993। इसके द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थानीय शासन के इकाइयों को संवैधानिक दर्जा दिया गया या उन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। संविधान में कौन से उल्लेख किया गया, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा भाग है, कौन सी अनुसूची है, उसके बारे में देखें। अपन ने पहले बताया था, इसमें एक भाग जोड़ा गया, भाग 9 भाग 9 में क्या है? भाग 9 में तो क्या था? ग्राम पंचायतों के बारे में बता रहे, पंचायतों के बारे में बताया गया था। और भाग 9 में भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 नगर पालिकाएं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसके अलावा इसमें अनुच्छेद कितने हैं? इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? इसमें 18 अनुच्छेद है। 18 अनुच्छेद है। 243 अनुच्छेद। देखो इसमें कई टाइप है, याद रखना है इनको। अनुच्छेद 243 तय से लेकर है, अनुच्छेद 243 में 2 शब्द अक्सर लिखूंगा मैं, इनको दोनों को आप देख लेना अच्छे से। एक तो 243 ये और ये 6, छतरी वाला 6, यमराज वाला यम, ये 6। अनुच्छेद 243 तय से लेकर अनुच्छेद 243 ये 6 तक, इसमें कुल 18 अनुच्छेद हैं। इसमें नगरपालिका अधिनियम में 17वां जो संविधान संशोधन है उसमें रखा गया। इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची कौन सी थी? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। पंचायती राज की तो कौन सी थी? 11वीं, और इसकी है 12वीं। और इसमें 18 विषय शामिल किए गए। इन 18 विषयों पर जो कानून बनाने की शक्ति है, इन्हें शहरी स्थानीय शासन को सौंप दी गई। इन 18 विषय पर कानून का निर्माण ये कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अपन राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में स्थानीय स्वशासन की क्या व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार की वहां पर व्यवस्थाएं कर रखी थी। तो आप देखें कि सबसे पहले 1864 में माउंट आबू, 1864 में माउंट आबू में क्या राज्य की पहली नगरपालिका का गठन किया गया। 1864 में राज्य की पहली नगरपालिका कौन सी थी? माउंट आबू। दूसरी कौन सी थी? 1866 में अजमेर का गठन किया गया। अगले साल ब्यावर में 1867 में और नगरपालिका की व्यवस्था की गई। 1869 में जयपुर नगरपालिका की स्थापना की गई। 1864 में माउंट आबू, 1869 में जयपुर, 1867 में ब्यावर, 1866 में अजमेर में। ठीक है, ये 3-4 संस्थाएं नगरपालिकाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात जब बात करें अपने, तो 1951 में पहली बार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1951 लागू किया गया, जिसमें संपूर्ण राज्य के स्थानीय शहरी प्रशासन में एक रूपता की स्थापना की गई, एक रूपता लाई गई। 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ। लगभग सभी राज्यों में लागू कर दिया गया। केंद्र सरकार ने लागू कर दिया। राज्यों पर डिपेंड था कि वो इसे अपने राज्य में कब लागू करती हैं। इसी के अंतर्गत है केंद्र सरकार ने तो संसद ने कानून बनाकर लागू कर दिया 1 जून 1993 को। 1 जून 1993 राजस्थान ने इसको कब लागू किया? राजस्थान ने लागू किया इसको 9 अगस्त 1994। 9 अगस्त 1994। 9 अगस्त 1994 को राजस्थान ने इसको लागू किया और उसमें लागू करके 3 प्रकार की शहरी संस्थाओं की स्थापना हुई। 3 प्रकार की शहरी संस्थाएं कौन सी थी? आप लोग जानते हैं,
नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, याद रखें 20,000 से अधिक है, 20,000 से अधिक लेकिन 1 लाख से कम है की जनसंख्या है तो वहां पर नगर पालिका की व्यवस्था होगी। 1 लाख से अधिक है और 5 लाख से कम है वहां पर नगर परिषद का गठन किया जाएगा, और 5 लाख से अधिक है तो वहां पर नगर निगम की व्यवस्था की जाएगी। तो इस प्रकार से इनकी व्यवस्था हुई। कई बार फिर से पूछ भी लिया जाता है कि नगर पालिकाओं की राजस्थान में संख्या कितनी है, परिषदों की कितनी है, नगर निगम कितने हैं। तो नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है राजस्थान में? 168 है। राजस्थान में 168 नगर पालिकाएं हैं, 34 इसमें नगर परिषदें हैं और 10 इसमें नगर निगम है। पहले नगर निगम इसमें संख्या कम थी, जो कि अब बढ़कर इनकी संख्या पहले 7 थी, अब बढ़कर 10 हो गई है। किस प्रकार से हो गई है? देखिए, अजमेर में 1 नगर निगम है, बीकानेर में 1 है, उदयपुर में 1 है, भरतपुर में 1 है। ठीक है ना। किनकी बात की? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर। अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, इन चारों में 1-1 नगर निगम है। जो बाकी का 3 संभाग बच गए, ये सभी संभागों पे एक नगर निगम का बनी हुई है। तो अगर आपको संभाग याद रहता है तो अच्छी बात है, सातों संभाग याद रखें, क्योंकि प्रत्येक संभाग में 1 नगर निगम है। तो अजमेर संभाग, बीकानेर संभाग, उदयपुर संभाग और भरतपुर संभाग, इन 4 संभागों में 1-1 नगर निगम है। बच गए 3 संभाग, जयपुर बच गया, जोधपुर बच गया और कोटा बच गया। जयपुर, जोधपुर, कोटा, इन तीनों जो आपका ये संभाग है, इनमें 2-2 नगर निगम है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, इन 3 में 2-2, यानी कि संख्या हो गई 6, और जो बच गए 4, उनमें 1-1 नगर निगम बना हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखें। इनका अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? देखिए, इसका एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। किसका? नगर पालिका का। नगर परिषद में एक सभापति होता है, एक उप सभापति होता है, और नगर निगम का जो एक महापौर या उप महापौर, इसे मेयर के नाम से भी जानते हैं, ये होता है। इन तीनों के जो सदस्य होते हैं, इन्हें पार्षद के नाम से जाना जाता है। ये जो पार्षद हैं, इनका चुनाव है, जो भी इनके वार्ड हैं, उन वार्डों के जो सदस्य हैं जिनका नामांकन मतदार सूची में नाम लिखा हुआ है और 18 वर्ष की उनकी आयु है, तो ऐसे व्यक्ति हैं, ये इन सदस्यों को, जो पार्षद हैं, इन पार्षदों को मतदान कर सकते हैं। ये पार्षद हैं, अपने में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। नगर परिषद के जो पार्षद हैं, अपने में से एक सभापति, उपसभापति का चुनाव करेंगे, और इसी प्रकार से नगर निगम के जो महापौर हैं, उनका चुनाव करवाया जाएगा। याद रखें कि जो नगर निगम का जो महापौर होता है, इसे कैबिनेट मंत्री का, राज्य कैबिनेट मंत्री का दर्जा इसे प्राप्त होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। इनमें नगर पालिका का पार्षद बनने के लिए आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए, इसमें भी 21 वर्ष की होनी चाहिए, इसमें भी 21 वर्ष होनी चाहिए। इसमें नगर पालिकाओं की जो सदस्य संख्या है, न्यूनतम है वो 13 होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे इनमें 13 सदस्य होने चाहिए, इसमें भी 13 सदस्य होने चाहिए। तो ये आपको याद होना चाहिए। सभी का चुनाव है पार्षदों के द्वारा किया जाएगा, आपको इसके बारे में पता है। अध्यक्ष, सभापति, महापौर, उप महापौर जो भी हैं, इनको यदि पद से हटाना है तो हटाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले पार्षदों को 1/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। क्या बताया? सबसे पहले पार्षदों को, चाहे किसी भी संस्था में इनको हटाना है, अध्यक्षों को या उपाध्यक्षों को, तो सबसे पहले क्या करना है? पार्षदों को 1/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना है, और उसके बाद में उस अविश्वास प्रस्ताव को 3/4 बहुमत से पारित कराने के बाद, उसके सबसे पहले तो
1/3 बहुमत पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। फिर उस अविश्वास प्रस्ताव को 3/4 बहुमत से पारित कराया जाएगा और पारित होने के बाद भी जनमत के द्वारा, बहुमत प्रस्ताव के द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। कह सकते हैं कि इसमें राइट टू रिकॉल की व्यवस्था कर रखी है, यानी कि इसमें जो सदस्य आप चुन के भेज रहे हो या जो आपको नया अध्यक्ष बनाया है, यदि वो आपके तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं तो इनको रिकॉल कर सकते हैं, वापस से बुला सकते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वही तरीका जो पंचायती राज में बताया गया है, पहली बैठक प्रारंभ होने के 5 वर्ष तक, पहली बैठक के 5 वर्ष तक, पहली बैठक के 5 वर्ष तक है इनका कार्यकाल रहता है। अगर किसी कारण से चाहे नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम विघटित हो गई है तो विघटन की स्थिति में चुनाव किस प्रकार के होंगे, तो जिस तारीख को विघटन होता है उसमें 6 माह के भीतर चुनाव करवा लिया जाना चाहिए और पुनर्गठित जो निकाय है वो शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, न कि पूरे कार्यकाल के लिए। जितने समय के लिए पहली संस्था का जो विघटन हुआ था उसका चाहे 2 साल बचा हुआ हो, चाहे 1 साल, जितना भी बचा हुआ है उतने समय के लिए ये जो नई संस्था है वो पुनर्गठित की जाएगी शेष कार्य के लिए। मतलब यही है कि शेष कार्यकाल के लिए वह कार्य करेगी। ठीक है। आरक्षण की व्यवस्था है वो SC ST OBC सभी के लिए इसमें आरक्षण दिया गया है और महिलाओं को इसमें 1/3 आरक्षण प्राप्त है। 50% आरक्षण नहीं लिखोगे यहाँ पे, 50% आरक्षण तो केवल पंचायती राज में मिला हुआ है। इस यहाँ ये जो शहरी स्थानीय स्वशासन है इसमें महिलाओं को केवल 1/3 आरक्षण ही मिला हुआ है। इसकी बैठक है वो किस प्रकार से बुलाई जाएगी, 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठकें अवश्य ही बुलानी चाहिए और उनमें 6 माह का अंतराल आवश्यक है, यानी 6 महीने के अंदर 1 बैठक बुलानी चाहिए और 12 महीने में 2 बैठकों का आयोजन करना चाहिए। ये जो स्थानीय शहरी शासन व्यवस्था है इसमें 18 प्रकार के कार्यों की शक्ति इनको प्रदान की गई है। राजस्थान में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अलावा अगर बात करें तो राजस्थान में नगर विकास न्यास जो UIT बोलते हैं अपने, उनकी भी स्थापना कर रखी है जिनकी संख्या 14 है। और इनके अलावा राजस्थान में एक छावनी मंडल भी है जो कि अजमेर के नसीराबाद में स्थित है। इस प्रकार से आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन है जो 1992 के अधिनियम है वो पूरे होते हैं। सोच सकता हूं कि आप लोग इसमें जितना भी बताया है सर आपने कवर कर लिया होगा, लिख लिया होगा। इसमें आपका पूरा 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरा कंप्लीट हो जाता है।